थ्योरी ऑक्सीजन की भी पढ़ी थी। और इसके अलावा ऑक्सीजन के जो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इन सब की पढ़ ली थी हमने। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ हीलियम। और हमें देखना है कि हीलियम बॉन्ड बनाता है या नहीं बनाता, क्योंकि हमें तो पता है कि हीलियम जो है नोबल गैस है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाती हीलियम। मगर देखना ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये बात है कि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाएगी। जो हीलियम है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। देखें मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद मैं नाइट्रोजन की पढ़ा लूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब देखो हीलियम जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। दूसरा भी हीलियम है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। ठीक है, अब देखो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, दूसरे हीलियम की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 है। इसका मतलब है एस एस ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर। ओवरलैपिंग कौन सी होगी, एस एस ओवरलैपिंग होगी। ये एस ऑर्बिटल है, और ये भी एस ऑर्बिटल है, 1s। ये भी 1s है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जब इनमें ये ओवरलैप करेंगे, जब आपस में ये ओवरलैप करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि भाई क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, जो कल हमने पढ़ा था कि भाई जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनते हैं, एक लोअर एनर्जी का बनता है, दूसरा बनता है हायर एनर्जी का। जब एस एस ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर गए और दो इलेक्ट्रॉन गए एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहा हूं, क्योंकि फार्मूला में बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, डिवाइड बाई टू का मतलब है जीरो, मतलब नो बॉन्ड। कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इनके दरमियान में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा, इसका मतलब है हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब हीलियम मॉलिक्यूल बनाएगी भी नहीं। हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक है, बस डायटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाती। ये हीलियम जो He2 नहीं बनाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से कम एटॉमिक वाले एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स having atomic number 7 or less than
7। ठीक है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम होता है उनमें क्या होता है, इन नाइट्रोजन, मालिक्यूल, नाइट्रोजन के मालिक्यूल में, या सपोज करते हैं बोरान के मालिक्यूल में, मतलब जो इससे कम वाले जो भी हैं, ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, बिटवीन 2s एंड 2px, इनमें स्मॉल एनर्जी का डिफरेंस है किसके अंदर, 2s एंड 2px के अंदर। 2s ऑर्बिटल और 2px का जो ऑर्बिटल है उनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत है, कम होता है। These orbitals combine to form मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, या आप कहते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स है आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, मिक्स ऑर्बिटल्स बनाते हैं, या हम कह दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, इनकी मिक्सिंग हो जाती है आपस में, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2px। अच्छा, सिग्मा 2s, sigma 2s becomes lower in energy and sigma 2px becomes higher in energy, ये एनर्जी में हाई हो जाएगा। तो ये एक आइडिया दिया गया है। तो ऑक्सीजन वाले केस में देखो, ऑक्सीजन वाले केस में आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कल पढ़ाई थी, और आज हम नाइट्रोजन वाले केस में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, वो फर्क आपको मैंने बता दिया कि क्या फर्क आता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। सपोज करता हूं मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 17 है, वो 7 है, सॉरी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अच्छा, दूसरा नाइट्रोजन भी यही है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अच्छा, तो हमने एमओटी में पढ़ा था, एमओटी में ये पढ़ा था कि 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होती है, 1s की ओवरलैपिंग जो होती है वो 1s के साथ होती है, 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बनाता है वो आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि बनाता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, जो कल हमने पढ़ा भी था, याद होगा आप लोगों को कि 1s की जब 1s के साथ ओवरलैपिंग होती है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो बनते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एस ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा
बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई ये जो 2s एनर्जी में और 2px, इनकी एनर्जी क्या होती है, नियरली तकरीबन सेम है। और एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये है कि जिनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज होती है वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से वो कह रहा है कि इनकी मिक्सिंग हो जाती है, इनकी मिक्सिंग हो जाती है। और मिक्सिंग से क्या हो जाता है, ये 2s और 2px की मिक्सिंग से जो सिग्मा 2s बन जाता है, सिग्मा यहाँ पे आ जाता है 2s। ये एनर्जी में लोअर है, ये एनर्जी में क्या है, लोअर है। मतलब सिग्मा 2s पहले आएगा, सिग्मा 2s आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग आएगा। अच्छा, उसके बाद जो आएगा आता है वैसे हमारे पास जो हम नाइट्रोजन में पढ़, वो ऑक्सीजन में पढ़ पाए थे, सिग्मा 2px आता है, सिग्मा 2px आता है। इसके बाद जो तरतीब में सिग्मा 2px आता है। मगर हुआ क्या कि 2s और 2px की ओवरलैपिंग की वजह से, सॉरी, 2s और 2px की मिक्सिंग की वजह से 2s की तो एनर्जी कम हो गई, जो 2s ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी कम हो गई, मगर 2px की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है। और जिसकी वजह से पहले कौन सा बांड आएगा, पाई बांड आएगा। क्योंकि अब इनकी ओवरलैपिंग से पाई बांड्स बनते हैं, इनकी ओवरलैपिंग से बांड कौन से बनते हैं, पाई बांड बनते हैं। तो इस तरह हो जाएगा पाई 2py और पाई 2pz। ये एनर्जी में वैसे भी बराबर ही है, ये पहले आ जाते हैं। और सिग्मा 2px बाद में आता है, सिग्मा 2px बाद में आता है। हालांकि ऑक्सीजन वाले केस में सिग्मा 2px पहले आता है, बस ये फर्क है। सिग्मा 2px ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे आता है, उसकी एनर्जी कम होती है। मगर नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 2px कहाँ पे आ गया, पाई 2py और पाई 2pz के बाद आया है, पाई 2py और पाई 2pz के बाद आया सिग्मा 2px। तो ये फर्क आ गया, ये देखो, ये सिर्फ ये इसका फर्क है, इस ऑर्बिटल का फर्क है। ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में इस ऑर्बिटल का फर्क है कि इस ऑर्बिटल को यहाँ पे आना चाहिए था, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन के केस में। मगर नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आ गया। एनर्जी उसकी हाई हो गई है, इसका मतलब उसकी एनर्जी 2py, पाई 2py और पाई 2pz से भी थोड़ी ज्यादा हो गई एनर्जी। वो इसका रीजन जो बताते हैं बुक में, हमारी किताब में नहीं है। बाकी जो किताबों में, पंजाब की बुक में, इंडियन की बुक में, यही है इनकी रीजन के भाई 2s और 2px की एनर्जी तकरीबन सेम है, एनर्जी में इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो इनकी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग की वजह से जो p ऑर्बिटल है, जो सिग्मा 2px है, वो एनर्जी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और सिग्मा 2s जो है एनर्जी में थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये पहले आ, ये जो है वो क्या आ जाता है, बाद में आता है। किसके बाद में आता है, इसकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pz से भी थोड़ी बढ़ जाती है। जबकि ऑक्सीजन के केस में इसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती, उसके अंदर 2s और 2px की मिक्सिंग नहीं होती। ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर का ज्यादा है, इसमें बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा फर्क है। बड़े फर्क की वजह से उनमें मिक्सिंग नहीं होती, मगर इसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्सिंग की वजह से 2px की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी कोई फर्क नहीं, आगे कोई फर्क नहीं होगा। उसके बाद वैसे भी सेम है। उसके बाद आपको पता है क्या लिखते हैं हम, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला बराबर पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है, सिग्मा 2px आता है। बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं है, एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा हो गया। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लूं, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने, 14 है। अब याद कर लो, नाइट्रोजन से जितने भी कम एलिमेंट्स वाले एटॉमिक नंबर होंगे, मतलब नाइट्रोजन से जिनका एटॉमिक नंबर कम है, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी। और नाइट्रोजन से जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उनकी कन्फिग्रेशन कल वाली जो आपको मैंने ऑक्सीजन वाली पढ़ाई थी वो बिल्कुल सेम है। तो बस ये फर्क जिन में रखना, नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए जरूर फर्क रखना जिन में ये। अच्छा, अब क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में है, उन 14 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग करनी है, उन 14 इलेक्ट्रॉन्स की हमने क्या करनी है, फिलिंग। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये सिग्मा स्टार है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8,
10 12 और 2 ये 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। इसका मतलब इसमें तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखो इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी होता है उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में जीरो है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने हैं? जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। अब आते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका। वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मगर इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू। टू से डिवाइड करना है। अब देखना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। कल भी बढ़ाया था कि जिनके पर स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिनके पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिनके पर स्टार लगा हुआ वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो दो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, दो ये इनके पर स्टार नहीं लगा हुआ है, 4 6 8 और 10। मगर मैं आपको बता दूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसको काउंट करते हैं हम। इसमें इलेक्ट्रॉन जो टोटल काउंट नहीं करते, मगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s और 2p वाले इनको काउंट करते हैं। यहां से आगे इनको काउंट नहीं करते, ये 1s और 2s सॉरी सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आपको मैंने कल दोनों फार्मूले बताए थे, दोनों फार्मूले बताए थे कि दोनों में जवाब में कोई फर्क नहीं आता है। मगर जो फार्मूला यूज होता है बाकी किताबों में जो यूज हो रहा है वो फार्मूला ये यूज हो रहा है कि सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2s और 2p वाले, इन्हीं के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करो। तो इसमें देखो दो ये हो गए, ये 2s वाले दो बॉन्डिंग वाले, 4 6 और 8, ये हो गया 8 8 माइनस क्या करेंगे हम 8। अच्छा इसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। एंटी बॉन्डिंग से दो ही इलेक्ट्रॉन हैं जो काउंट माइनस करने से, दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको पर स्टार लगा हुआ है। तो 8 में से 2 गया डिवाइड बाई 2, तो जवाब आएगा 3। तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आया है। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, पता है आपको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा अब आते हैं MOT ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी पढ़ा दो उसका। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा दो नाइट्रोजन की, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये भी नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अच्छा एमओटी कहती है कि पहले 1s ऑर्बिटल की 1s के साथ ओवरलैपिंग होगी, ये 1s
ओवरलैप करेगा 1s के साथ। देखो इधर देखो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1s ऑर्बिटल, ये भी 1s ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बनेंगे। ये एसेस ओवरलैपिंग करेंगे। देखो 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और दूसरा बन जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, देखो ये एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी हाई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाते हैं, पहले इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए 1s के अंदर, 2 गए। अच्छा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, सिग्मा एस 1s बॉन्डिंग, और ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अब ओवरलैप कौन करेगा, अब देखो ओवरलैप करेगा 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ होगी। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2s, ये भी 2s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपस में ओवरलैप करेंगे, लीनियर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा, ये बन गया सिग्मा 2s, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी 4 थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तकसीम हो गए, ठीक है। अब आते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं। पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। तो ऑक्सीजन वाले केस में क्या था, ऑक्सीजन वाले केस में ये था कि जो सिग्मा 2 px था वो एनर्जी में कम था, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो पाई 2py और 2pz होंगे वो एनर्जी में कम होंगे, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, इनके अंदर मिक्सिंग हो जाती है। इसके अंदर एक्चुअली नाइट्रोजन के केस में ये होता है कि नाइट्रोजन में जो 2s है 2px है उसकी एनर्जी कम है, इसलिए इनकी एक एस और एक पी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। और मिक्सिंग की वजह से जो सिग्मा 2s ऑर्बिटल होता है वो एनर्जी में कम, और जो सिग्मा 2px है वो एनर्जी में थोड़ा हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बाद में आता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस तरह का इनकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी, इस तरह की, ये वाला केस आएगा। क्या आएगा, ये पाई 2py, और ये पाई 2pz, ये एनर्जी में लो हो गए, ये एनर्जी में कम हो गए। देखो पाई 2py और पाई 2pz ये एनर्जी में है भी बराबर, मगर एनर्जी में कम है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिग्मा 2px, जो एनर्जी में थोड़ा क्या है, ज्यादा है। सिग्मा 2px यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आया सिग्मा 2px, थोड़ा एनर्जी में से ज्यादा है। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, जो इसके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग में जो पाई है, ये दोनों एनर्जी में बराबर होंगे। यहाँ पे बराबर की निशान भी लगानी पड़ेगी बीच में। ये एनर्जी में बराबर है, कौन से, पाई स्टार 2py, पाई स्टार
2pz, ये एनर्जी में बराबर है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा 2px, जो एनर्जी में सबसे हाई है, सिग्मा 2। तो मैंने आपको तरतीब यही लिखवाई थी, तरतीब इस तरह की लिखवाई थी। अब इसके अंदर देखो 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इसके अंदर एक गया, इसके अंदर भी एक गया, फिर इसको पेयर बना दिया, इसको भी पेयर बना दिया, क्योंकि हेंस रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो इसमें चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, तो डायमैग्नेटिक हो गया। तो N2 का मॉलिक्यूल देखो डायमैग्नेटिक है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके अंदर। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, बॉन्ड ऑर्डर तो मैं समझा चुका हूं आपको, जो बराबर है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अच्छा, इसमें काउंट कौन से करने हैं? इसको नहीं काउंट करना है आपने, काफी किताबों में ये नहीं है। ऑक्सीजन वाले केस में हमारी बुक में भी इनको काउंट किया गया है, नाइट्रोजन के केस में काउंट नहीं किया उन्होंने। नाइट्रोजन के केस में क्या किया काउंट, किसको काउंट किया? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2s और 2p के। अच्छा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो ये हो गए, ये बॉन्डिंग है, दो ये हो गए, दो ये हैं, 4 6 और 8, तो 8 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग सिर्फ दो ही है बस, इसमें तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके अंदर जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते, ना बॉन्डिंग को काउंट करते, ना एंटी बॉन्डिंग को। अगर काउंट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो बॉन्डिंग है, दो एंटी बॉन्डिंग है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2, 8 -2 डिवाइड बाय 2 का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा इसका। और डायमैग्नेटिक है ये, डायमैग्नेटिक है ये। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायमैग्नेटिक है। अच्छा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन को देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px 1, 2py 1। ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं बस, इलेक्ट्रॉन को काउंट करके ही कर लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे 6 + 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन की आपको इलेक्ट्रॉन तकसीम कर लेनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 14 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आपको। तो हम कहेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और उसके बाद सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, इनमें क्या होगा, कौन सा केस चलेगा, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है, ऑक्सीजन वाली को या नाइट्रोजन वाली को? तो इसके अंदर यही होगा, नाइट्रोजन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना होगा, जो नाइट्रोजन वाला रूल है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 के हिसाब से इसको फॉलो वही करना होगा जो नाइट्रोजन को हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, नाइट्रोजन वाले केस में क्या था, नाइट्रोजन वाले केस में ये था कि पाई 2py और पाई 2pz, ये एनर्जी में बराबर है, ये पहले आएंगे। उसके बाद आएगा सिग्मा 2px, जो एनर्जी में थोड़ा हाई होता है और मिक्सिंग की वजह से। उसके बाद क्या आएगा, पाई 2py, पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग वाले आ गए। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2px आएगा, जो फार्मूला आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो। दो इसमें इलेक्ट्रॉन गए, दो इसमें गए, दो इसके अंदर गए इलेक्ट्रॉन, दो इसके अंदर, दो इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इसके अंदर जाएंगे,
और 2 इसके अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 14 पूरे हो गए। इसका मतलब है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इस डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो हम नाइट्रोजन में देख कर आए थे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो डिवाइड बाय 2, जवाब होगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर थर्ड हो गया। इसका मतलब है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। अब आते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 प्लस 8, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 नाइट्रोजन में, 8 ऑक्सीजन में, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसके अंदर भी रूल वही अप्लाई होगा नाइट्रोजन वाला। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये इसकी फार्मूला है, बस याद कर लो। सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद जो आएगा वो आएगा पाई 2p y पाई 2p z। ये एनर्जी में बराबर, ये एनर्जी में बराबर है, मगर इनकी एनर्जी लोअर है। किससे? सिग्मा 2px से। जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या था? सिग्मा 2px एनर्जी में कम था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सिग्मा 2px एनर्जी में थोड़ा सा ज्यादा है, पाई 2py और पाई 2pz से। तो ये ध्यान में रखना, कभी कभी इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या आएगा? पाई 2py स्टार और पाई 2pz, ये भी स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग का स्टार लगा दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की तकसीम कर दो, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 15 इलेक्ट्रॉन हैं, 15 इलेक्ट्रॉन की तकसीम कर दो। 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन गए, 2 यहाँ पे गए, 2 इस पे गए, 2 इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, बाकी बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर भी जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। तो ये क्या होगा? जो NO है ये पैरामैग्नेटिक है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। किसके अंदर मौजूद है? जो पाई है ना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो py में हो या pz में हो, मगर होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा, पाई में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर, तो ये है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, इनको काउंट करो इलेक्ट्रॉन जो किसके हैं, वैलेंस शेल वाले। 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो 2 4 6 8 बॉन्डिंग के
एंटाई बॉन्डिंग में कितने मौजूद हैं? दो ये हैं और एक ये, कितने हो गए? तीन हो गए टोटल। तो तीन इलेक्ट्रॉन्स इसमें से माइनस कर दो, डिवाइड बाई टू, तो जवाब आएगा 2.5। तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है। नाइट्रिक एसिड के अंदर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई अगर पूछे बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है देखो, और NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर आप किसी और मॉलिक्यूल की भी निकालना चाहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो आप निकाल सकते हो। आप फ्लोरीन की भी निकाल सकते हो। फ्लोरीन के लिए आपको वही ऑक्सीजन वाला केस अप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन वाला जो केस है वो आप अप्लाई करेंगे, O2 वाला केस अप्लाई करना, ऑक्सीजन के केस हिसाब से फ्लोरीन की भी हो जाएगी। देखो फ्लोरीन मॉलिक्यूल, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 9 + 9 18। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले आएगा सिग्मा वन एस, सिग्मा वन सॉरी सिग्मा वन एस बॉन्डिंग और सिग्मा वन एस एंटाई बॉन्डिंग। उसके बाद आएगा सिग्मा टू एस बॉन्डिंग और सिग्मा टू एस एंटाई बॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद आएगा सिग्मा टू पी एक्स, सॉरी इसके अंदर क्या आएगा? सिग्मा टू पी एक्स बॉन्डिंग पहले आएगा। ये फर्क है, देखो ये फर्क आ गया इसके अंदर। ये सिग्मा टू पी एक्स पहले आ गया, ऑक्सीजन वाले केस में भी पहले आएगा, नाइट्रोजन ओस में, फ्लोरीन वाले केस में भी आएगा। जिनका एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा है, 8 या उससे ज्यादा, 8 में ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन आ जाता है, तो उसमें क्या होगा? जो सिग्मा टू एस है और टू पी एक्स है, एनर्जी में एनर्जी का बड़ा फर्क है, इसलिए इनकी आपस में मिक्सिंग नहीं होती, इनकी मिक्सिंग नहीं होती है। इसलिए सिग्मा टू पी एक्स एनर्जी में लो हो गया। और उसके बाद क्या आएगा? पाई टू पी वाई आएगा और पाई टू पी जेड आएगा। ये एनर्जी में बराबर होंगे, ये बॉन्डिंग है। उसके बाद पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये पाई स्टार टू पी वाई, ये पाई स्टार टू पी जेड, ये एनर्जी में बराबर भी है। और उसके बाद आएगा सिग्मा टू पी एक्स का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो सबसे एनर्जी में हाई है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स हैं 19। 19 इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करते जाओ, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 हो गए इलेक्ट्रॉन। 14 के बाद अगर मैं सिंगल सिंगल फिल करूंगा फिर भी मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन में फिल कर देता हूँ, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन फिल, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसका मतलब है F2 डायमैग्नेटिक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है इसके अंदर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। जीरो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अच्छा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है इसके अंदर, यहां से काउंट करना है हमने, तो कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6 और 8। एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये एंटी बॉन्डिंग है, वो ये वाला, सॉरी ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है। डिवाइड बाई 2 का मतलब है बॉन्ड वन, मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन में। जो फ्लोरीन है उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक ही होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब आते हैं इनमें फर्क क्या है, वीबीटी में और एमओटी में क्या फर्क है? देखो फर्क देखें वाजे है। जो वीबीटी कहती है वो ये है कि भाई जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वही ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मगर यहाँ पे आपने नोट किया, आपने देखा कि हाफ फील्ड भी ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं
और जो कंप्लीट फील्ड है वो भी हिस्सा ले रहे हैं, हाफ फील्ड भी हिस्सा ले रहे हैं, और कंप्लीट फील्ड आर्बिटर वो भी ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बताती है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शनल भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रिक्शनल भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शनल भी होता है। देखो कार्बन उनका सॉरी नाइट्रोजन NO का 2.5 निकला, कल भी ने आपको पढ़ाया था। पराक्साइड सुपर ऑक्साइड उनके भी फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ रहे थे, तो इसका मतलब भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शनल भी होता है। मगर VBT जो है वो फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक है, कल आपको पढ़ाया था, या NO जो है वो पैरामैग्नेटिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो VBT जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती। जो VBT है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब नहीं करती। अच्छा, VBT, अच्छा एक और डिफरेंस, VBT कहती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो शेयर करते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो स्पेस को शेयर करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ये बहुत अहम बात है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं VBT के मुताबिक, तो स्पेस को शेयर करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो फ्यूज नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, एटॉमिक ऑर्बिटल बरकरार रहते हैं। जबकि MOT कहती है ऐसा है ही नहीं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो टूट जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाते हैं, ये भी फर्क है। देखो तो देखो VBT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना स्पेस को शेयर करते हैं तो वो फ्यूज नहीं होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जबकि MOT कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करके नए ऑर्बिटल को जन्म लेते हैं, जिन ऑर्बिटल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें एक होता है लोअर एनर्जी का, दूसरा क्या होता है हाई एनर्जी का होता है। तो ये भी कंसेप्ट है, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और इसके अलावा हमें बॉन्ड फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी MOT बता रही है, VBT नहीं बता रही। तो ये था डिफरेंस इनके दरमियान, मैंने लिखा या नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। अब आप आते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का शेप। अच्छा, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय टू मॉडल्स। देखो मॉलिक्यूल का शेप जो है वो, मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने के लिए दो हमारे पास मॉडल हैं। उन दो मॉडल को देखकर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करेंगे। देखो हमारे पास दो मॉडल्स हैं, उन दो मॉडल्स को हम देखकर मॉलिक्यूल के शेप को हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, एक मॉडल है हमारे पास है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। देखो एक कौन सा है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, VSEPR। ये एक मॉडल है हमारे पास, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। एक तो मॉलिक्यूल की शेप हम वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के तहत मालूम कर सकते हैं, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, उसके तहत मॉलिक्यूल की शेप को मालूम करेंगे। और दूसरा होता है हेबर्ड ऑर्बिटल मॉडल, दूसरा होता है हेबर्ड ऑर्बिटल मॉडल। मतलब हाइब्रिडेशन से भी मॉलिक्यूल की शेप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हाइब्रिडेशन होती है उससे भी हम मॉलिक्यूल की शेप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक हमारे पास है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, और दूसरा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। अब इनकी पहले तो मैं आपको पढ़ा लेता हूँ वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल को,
और उसके बाद जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल को देखेंगे। तो पहले आते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, VSEPR। ठीक है, ये 1940s में आया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल। एक सिजविक और दूसरा पावेल था, उसने इसका आइडिया दिया था। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल से मॉलिक्यूल का शेप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो, बात सारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की है। देखो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो हेडिंग से देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी रिपल्शन से मॉलिक्यूल का शेप जन्म लेता है। मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन से। देखो सपोज करता हूं मैं वाटर की एग्जांपल ले लेता हूं। वाटर को देखो आप लोग, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अच्छा, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पे शेल कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पे शेल कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये देखो, अब बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे कि कितने पेयर्स हो गए। देखो एक ये, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो यहाँ पे मैं ये सर्कल मिटा देता हूँ। ठीक है, ये जो पेयर है ना, ये पेयर और ये वाला पेयर, इनको मैं बोलता हूँ नॉन बॉन्डिंग पेयर। नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर। इसको मैं बोल रहा हूं बॉन्डिंग पेयर। इसका मतलब है वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के गिर्द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं। मतलब दो तरह के पेयर्स होते हैं। ठीक है, दो किस्म के पेयर्स होते हैं, मतलब सेंट्रल एटम के गिर्द दो किस्म के पेयर हैं। एक होते हैं लोन पेयर। देखो एक क्या है? लोन पेयर है। नॉन बॉन्डिंग पेयर है। नॉन बॉन्डिंग पेयर है जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। अच्छा, वो दो इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं जिनको हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर। जिनको हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग पेयर। तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे डिपेंड करता है। देखो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे सेम चार्जेस हैं, इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम इसकी पहली पॉइंट ये हो सकती है, इसकी पहली पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम। वन लोन पेयर और दूसरे क्या है? बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर है, ये बेटा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब है दो तरह के पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के अंदर।
तो सेंट्रल एटम के दो किस्म के पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आप इसको आप इस तरह अमूमन देखेंगे, ये बॉन्ड पेयर को ऐसे लिखा जाता है, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर और इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर है और ये दोनों लोन पेयर है। अमोनिया को देखो, अमोनिया का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मीथेन को देखो, मैं आगे समझा देता हूं आपको। मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर है। तो लाजमी नहीं है कि सब, देखो लाजमी नहीं है कि सेंट्रल एटम गिर्द दोनों हो, लोन पेयर भी हो बॉन्ड पेयर भी हो। पॉसिबल है दो लोन पेयर हो, दो बॉन्ड पेयर हो। पॉसिबल है कि तीन बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। पॉसिबल है सारी बॉन्ड पेयर हो। तो इसका मतलब है दो किस्म के पेयर हो सकते हैं सेंट्रल एटम गिर्द, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। देखो, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, इसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड पेयर। ड्यू टू सेम चार्जेस, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपेल ईच अदर। देखो, सेम चार्जेस हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम चार्जेस की वजह से। और फिर क्या होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अरेंज इस तरह करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अरेंज इस तरह करना है कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम हो। देखो, इनको अरेंज करना है, अरेंज करना है स्पेस के अंदर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह के डिस्टेंस जो हो वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है, अरेंज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सराउंडिंग central atom in this way distance maximum and repulsion minimum। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अपने अरेंज इस तरह करना है कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। मतलब उनको ज्यादा डिस्टेंस पे रखना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ज्यादा डिस्टेंस पे रखना है। अच्छा, एक चीज और भी है, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज नॉट सेम, एक जैसी नहीं है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन एक जैसी नहीं है।
सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है तो हम कहते हैं आर्डर ऑफ रिपल्शन ये होगा। लोन पेयर, देखो लोन जो पेयर है वो लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करता है। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा होगी, मतलब एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा। एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, इसका मतलब उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। एक लोन पेयर और दूसरे लोन पेयर में डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि रिपल्शन उसमें ज्यादा है। उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करता है। सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। सबसे कम जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोनों किस्म की रिपल्शन हो, तीन किस्म की रिपल्शन होगी। वाटर में तीनों किस्म की रिपल्शन होगी। लोन पेयर को भी रिपेल करेगा, दो लोन पेयर है। लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की आपस में रिपल्शन होगी। तो इसका मतलब है वाटर के अंदर तीन किस्म की रिपल्शन होगी। अमोनिया के अंदर दो किस्म की रिपल्शन होगी। अमोनिया में एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी। इसमें लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें दूसरा लोन पेयर है ही नहीं। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी दो किस्म की। ये बॉन्ड पेयर है, इन बॉन्ड पेयर की आपस में भी रिपल्शन होगी। और दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी। मीथेन में सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगी, एक जैसी रिपल्शन होगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसकी रिपल्शन एक जैसी होगी। अच्छा एक चीज और भी है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेप फॉर्मेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप। सो दे आर known as active set of electrons, active set of electrons, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक्टिव सेट ऑफ, यहां पे लिख देता हूं। अच्छा, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को एक्टिव सेट कहा जाता है। तो इसके अंदर एक्टिव सेट कितने होंगे, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार होंगे। ये लोन पेयर एक्टिव सेट है, ये लोन पेयर एक्टिव सेट, ये बॉन्ड पेयर एक्टिव सेट, ये बॉन्ड पेयर एक्टिव सेट, चार होंगे। अच्छा इसके अंदर देखो मीथेन के अंदर एक्टिव सेट कितने होंगे, चार होंगे। देखो इसके अंदर भी एक्टिव सेट कितने होंगे, एक्टिव सेट चार होंगे क्योंकि चार बॉन्ड पेयर हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर भी चार एक्टिव सेट, इसके अंदर भी चार एक्टिव सेट है। मगर चार एक्टिव सेट के बावजूद भी इनका शेप डिफरेंट है। देखो इसके अंदर चार एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन्स के, इसके अंदर भी चार एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन्स के, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर, इसके अंदर भी चार एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन के। फिर उसके बावजूद भी शेप क्या इनका डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, इसलिए डिफरेंट है कि इसके अंदर चारों बॉन्ड पेयर है।
और इनमें रिपल्शन एक जैसी होगी, तो इसका शेप होगा रेगुलर टेट्राहेड्रल। देखो इसका शेप क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होगा, क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर हैं। अब इसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो वो क्या होगा, इसकी शेप रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी, टेट्राहेड्रल से थोड़ा डिस्टार्टेड हो जाएगी इसकी शेप, डिस्टार्शन हो जाएगी। टेट्राहेड्रल से थोड़ी शेप इसकी बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ती है, लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर की शेप को थोड़ा बिगाड़ देता है टेट्राहेड्रल से, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इसलिए जो टेट्राहेड्रल की एंगल होती है 109 की होती है, इसमें एंगल कितने की, 109 की होती है, 109.5 की होती है मीथेन में, क्योंकि रिपल्शन एक जैसी है, चारों बॉन्ड पेयर है। मगर इसमें एक लोन पेयर है, वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसकी वजह से एंगल थोड़ी चेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रल से एंगल रिड्यूस हो जाती है, 107 की हो जाती है। तो 107 का मतलब है कि 2.5 का फर्क आया एंगल में, 2.5 एंगल रिड्यूस हुई है, क्योंकि टेट्राहेड्रल की एंगल है 109.5 और इसकी एंगल है 107, तो 2.5 का फर्क जो आया है ना, एक लोन पेयर की वजह से आया है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से एंगल रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये लोन पेयर जो था वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है। इसमें रिपल्शन एक जैसी होगी, चारों चारों हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, तो इसमें रिपल्शन एक जैसी होगी, मगर इसमें रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एंगल इसकी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और इसकी जो शेप है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल से थोड़ी डिस्टार्टेड हो जाती है, और इसका फिर हमने नाम रखा है ट्राइगोनल पैरामेटल, ट्राइगोनल पैरामेटल। तो याद कर लो, याद कर लो, शेप इस तरह याद कर लो कि सेंट्रल एटम के गिर्द अगर तीन तीन बॉन्ड पेयर हैं, तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो सबकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल पैरामेटल होगी। मगर एंगल में ये गारंटी नहीं देता हूं कि एंगल 107 होगी, क्योंकि एंगल जो होती है दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। एंगल जो है, जैसे मैं कहता हूं अमोनिया के एंगल 107 है, मगर जो इसके अलावा इसकी और है पीएच थ्री, पीएच थ्री पीएच थ्री की शेप ट्राइगोनल पैरामेटल होगी, अमोनिया जैसी शेप होगी, मगर एंगल अमोनिया जैसी नहीं है उसकी, क्योंकि एंगल डिपेंड करती है सेंट्रल एटम पे, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, और एंगल डिपेंड करती है सराउंडिंग एटम पे भी डिपेंड करती है, इसलिए एंगल में चेंजिंग आ सकती है, मगर शेप वही लिखेंगे, क्योंकि शेप डिपेंड करती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे। शेप जो मॉलिक्यूल को हम डिटरमाइन करते हैं वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद को देखकर हम निकालते हैं बस। बाकी जो एंगल है, एंगल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल की गारंटी वो नहीं होगी कि वो सेम एंगल होगी। एंगल, अब देखो अमोनिया में एंगल जो होती है वो होती है 107 की, जबकि NF3 में एंगल होती है 102 की, अलग। अच्छा, जब मैं बोलूंगा शेप अमोनिया का और NF3 का, NF3 F3 फ्लोरीन, शेप दोनों का एक जैसा है, शेप दोनों का ट्राइगोनल पैरामीटर है, क्योंकि NF3 में भी तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, अमोनिया में भी क्या है, तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो दोनों का शेप एक जैसा हो गया। मगर एंगल अमोनिया की 107 है, NF3 की एंगल जो है वो 102 है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड होगा सेंट्रल एटम के साथ, तो वो भी एंगल को रिड्यूस कर देता है, वो भी एंगल को कम कर देता है, तो ये फर्क पड़ गया, एंगल पे फर्क पड़ा, मगर शेप उसकी वही रहेगी, शेप उसकी वही ही रहेगी, ठीक है। अब वाटर में दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है, इसमें भी एक्टिव सेट चार है, एक्टिव सेट क्या है, चार है, मीथेन की तरह ही है, तो उसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। इसके भी चार कार्नर है, चार एक्टिव सेट है, चार एक्टिव सेट का मतलब है अगर चारों बॉन्ड पेयर होते, चारों बॉन्ड पेयर होते, मतलब चार ही बॉन्ड पेयर होते, तो शेप मीथेन जैसी होती इसकी, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल, एंगल क्या हो जाती है 109.5 की होती, मगर क्या हुआ, एक्टिव सेट चार होने के बावजूद भी उसकी शेप मीथेन से थोड़ी चेंज है। रीजन, रीजन है दो लोन पेयर, रीजन दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, जो, क्योंकि इनमें तीन किस्म की रिपल्शन है, लोन पेयर भी है, लोन पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है जो बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब क्या होगा, दो लोन पेयर है, इसलिए एंगल को ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, एंगल को ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और शेप इसकी बन जाती है एंगुलर या बेंच, एंगुलर या बेंट इसको बोलते हैं, एंगुलर या बेंट। इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम में दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, जो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर हैं,
मतलब दो लोन पेयर दो हैं, बॉन्ड पेयर दो हैं, तो उन सब की शेप एंगुलर या बेंट होगी। वाटर की भी एंगुलर बेंट है, H2S की भी एंगुलर बेंट है, HCl2 की भी एंगुलर बेंट है। मतलब सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप इनकी एंगुलर या बेंट बनेगी। वाटर की एंगल 104.5 है, वाटर की जो एंगल है 104.5 है, जो कम होगी टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल की एंगल कितने की है? 109 की है। और उसकी एंगल कितने की होगी? 104.5। क्यों रिड्यूस हुई एंगल? एंगल रिड्यूस होने का रीजन कभी पूछा जाता है तो ये रिपल्शन है। किसकी? लोन पेयर्स की। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से एंगल रिड्यूस होगी, और लोन पेयर भी दो मौजूद है तो रिपल्शन और ज्यादा होगी, एंगल को और रिड्यूस कर देगी और एंगल बन जाएगी 104.5। ठीक है। अच्छा, मगर जो H2S है, H2S का स्ट्रक्चर भी एंगुलर बेंड है, मगर H2S में एंगल 104 की नहीं होती, उसमें एंगल 92 की होती है। 90 के अराउंड अबाउट 90 की एंगल होती है। अच्छा, वो रीजन क्या है? सल्फर। सल्फर जो है उसका साइज बड़ा है, सल्फर का बड़ा साइज है, जिसकी वजह से एंगल में फर्क आ गया। ये देखो, तो एंगल जो है, एंगल डिपेंड करती है साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एंड जो है जो सराउंडिंग एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इन सब पर डिपेंड करती है एंगल। तो इसलिए एंगल में तो चेंजिंग आ सकती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मगर जो शेप आप पूछा जाएगा शेप। एंगल आपको दो तीन मालिक्यूल जो कॉमन मालिक्यूल उनकी आप याद कर लो, अमोनिया की याद कर लो एंगल, वाटर की एंगल याद कर लो, मीथेन की याद कर लो, इथेन प्रोपेन अल्केन की याद कर लो। बाकी एंगल हर मालिक्यूल की याद करना बहुत मुश्किल होगा। या एक ट्रेंड याद कर लो, एंगल को चेंज कैसे होती है एंगल। ठीक है, जिसमें सेंट्रल एटम की साइज की जैसे भी एंगल चेंज हो जाती है, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक की वजह से भी एंगल चेंज हो जाती है, सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉनिक की वजह से भी एंगल चेंज हो जाती है, उसकी साइज की वजह से भी एंगल चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। अच्छा, तो यहां तक मैं आ गया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो शेप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक्टिव सेट। तो इलेक्ट्रॉन का एक्टिव सेट मैंने बता दिया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों है। अब आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन को एक्टिव सेट नहीं माना जाता। ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं एंड लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम एक्टिव सेट इलेक्ट्रॉन्स का मानते हैं, उनको एक्टिव सेट कहा जाता है। एक्टिव सेट किसको कहा जाता है? एक्टिव सेट कम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड को एक्टिव सेट कह सकते हैं, और लोन पेयर को बस सिग्मा बॉन्ड कह दो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। ठीक है, उनको हम एक्टिव सेट मानते हैं, और दूसरा लोन पेयर को। ये सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इनको हम आउट काउंट करते हैं। ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड तीनों, एक लोन पेयर है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, चार एक्टिव सेट हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स containing two active set of electrons. Molecules containing two active set of electrons
आर लीनियर हैविंग बॉन्ड एंगल 180। बेटा हमारे को जिनमें दो एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हों, दो एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हों। एग्जाम्पल कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल है BeF2, BeCl2। मैं समझा देता हूँ आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2, C2H2। अब उनकी शेप क्या होगी, सबकी लीनियर होगी। एंगल क्या होगी, 180 की होगी। CH2। अब पहले आता हूं मैं BeF2 पे। BeF2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह। क्योंकि बेरियम के पास, बेरियम जो है वो फ्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बनाता है, दोनों सिंगल बॉन्ड है, दोनों के यहाँ बॉन्ड है, सिंगल है, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। एंगल कितने की बनेगी, 180 की बनेगी। अब देखो मैं समझा देता हूँ आपको लोगों को। Be के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक शेयरिंग होगी, यहाँ पे होगी शेयरिंग, और एक इधर शेयरिंग होगी। अब इसको देखो, एक तो बेरियम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। इसको हम वैसे भी क्या कहते हैं, ल्यूएस एसिड्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, एक्टिव स्टेट कितने हो गए, ये एक्टिव स्टेट है, इसको भी एक हम कहते हैं एक्टिव स्टेट। हम बात पता है किसकी करते हैं, हम बात करते हैं सेंट्रल एटम की एक्टिव स्टेट। ठीक है, ये नहीं कि सराउंडिंग एटम के एक्टिव स्टेट को काउंट करो, सिर्फ सेंट्रल एटम के एक्टिव स्टेट को काउंट करो, तो एक्टिव स्टेट दो हो गए। अच्छा, दो एक्टिव स्टेट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपरेशन मॉडल, उन दो एक्टिव स्टेट को आपने अरेंज करना है। देखो, दो एक्टिव स्टेट को आपने अरेंज करना है इस तरीके से ताकि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपरेशन कम से कम हो। देखो उसकी जो थ्योरी की पॉइंट्स थी, कहते हैं वो जो बॉन्ड पेयर होते हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, उनको अपने अरेंज करना है, उनको क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करो कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपरेशन कम से कम हो। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपरेशन क्या हो, कम से कम हो। तो इनको अरेंज करना है आपने। किस तरीके से अरेंज करेंगे, लाजिमत दो पेयर हैं, ये एक पेयर बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर। आप लीनियर तरीके से अरेंज करोगे, देखो उन बॉन्ड पेयर को लीनियर तरीके से अरेंज करोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा और रिपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ाना है और रिपरेशन को कम करने के लिए उनको हम एक दूसरे के अपोज रख देंगे, उन दूसरे के अपोज रखेंगे। तो एक फ्लोरीन इधर आएगा, दूसरा फ्लोरीन उसके अपोज आएगा, इस तरह। और एंगल कितने की बन जाएगी, एंगल बनेगी 180। अच्छा, तो BeCl2 भी ऐसे ही होगा। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है। अब बताओ, पाई को तो काउंट ही नहीं करते, पाई बॉन्ड को तो हम काउंट ही नहीं करते। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्टिव स्टेट। अच्छा, टू सिग्मा बॉन्ड्स, टू सिग्मा बॉन्ड का मतलब है टू एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो शेप क्या हो जाएगी? लीनियर होगी। देखो, दो सिग्मा बॉन्ड, दो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेप क्या होगी? लीनियर। एंगल कितने की होगी? 180 की। कार्बन डाइसल्फाइड भी यही है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी यही होता है। ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड को एक्टिव सेट समझा नहीं जाता, सिग्मा को समझा जाता है। अगर एक्टिव सेट दो हों तो शेप इसकी बनेगी लीनियर। शेप क्या बनेगी? लीनियर बनेगी। तो ये इसकी लीनियर शेप होगी। अब आते हैं इथाइन। अच्छा, दो पाई बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन के दरमियान, उनको काउंट नहीं करेंगे। देखो, दो जो पाई बॉन्ड्स हैं उनको तो हम काउंट ही नहीं करते। पहले भी बता देता हूँ, पाई को, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दो जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड तो एक्टिव सेट नहीं होगा। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? एक ये, एक ये। तो ईच कार्बन, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है। ईच ईच कार्बन हैज टू एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के दो एक्टिव सेट हैं। देखो, इस कार्बन के दो एक्टिव सेट हो गए, इस कार्बन के देखो दो एक्टिव सेट हो गए, एक ये एक्टिव सेट, एक ये सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के भी दो एक्टिव सेट हैं, तो शेप इसका लीनियर हो जाएगा। अब इसमें सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है। देखो, इसको भी हम सेंट्रल एटम मानते हैं, इसके भी दो एक्टिव सेट, इसके भी दो एक्टिव सेट। तो ईच कार्बन हैज टू एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इथाइन इज लीनियर। इथेन क्या होगा? लीनियर होगा शेप उसकी। एंगल वन एटी की होगी। अच्छा, तो दो एक्टिव सेट जिसके अंदर भी हैं, जिसके अंदर भी दो एक्टिव सेट हैं, तो समझ जाओ उसकी शेप क्या होगी? लीनियर होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चार्ट बना लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद आपको पढ़ा लेता हूँ, ताकि यहाँ पे आसानी हो जाएगी आपको। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन पेयर कितने हैं उसमें, ताकि ये इस चार्ट को याद करने से भी सारी मॉलिक्यूल्स की शेप का पता चल जाएगा। लोन पेयर कितने हैं? शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और फिर उसकी एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे। अच्छा, एक्टिव सेट दो हैं और दोनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है इसके अंदर, लीनियर शेप होगी। शेप लीनियर। और एग्जांपल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CH2, C2H2, BeCl2, BeF2, ये सभी इसके एग्जांपल्स में है। अच्छा, अगर एक्टिव सेट तीन है, तीनों बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर निल है इसके अंदर, प्लेनर ट्राइगोनल शेप होगी। शेप प्लेनर ट्राइगोनल होगी। तीनों बॉन्ड पेयर हैं, जरा तीन बॉन्ड पेयर होंगे तो ट्राइगोनल शेप में रखेंगे इसको।
देखो अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो उसको ट्राइगोनल तरीके से हम रख देंगे, और बाद में वो सारी मॉलिक्यूल की शेप पढ़ा दूंगा। तो इसकी एग्जांपल है BF3, BCl3, AlCl3, C2H4, कार्बोनेट आइन, और इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा एग्जांपल तो बहुत ज्यादा है प्लेनर ट्राइगोनल के अंदर। C6H6 बेंजीन, बेंजीन में हर कार्बन के 3 कार्बन होते हैं, बेंजीन में भी हर कार्बन के कार्बन 3 होते हैं। हाँ अभी भी 3 एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हैं, मगर 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। जाहिर है एक्टिव स्टेट तो 3 ही है, तो शेप तो ट्राइगोनल होनी चाहिए उसकी, मगर ये प्लेनर ट्राइगोनल वाली शेप होगी नहीं। इसमें भी देखो 3 एक्टिव स्टेट है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर की वजह से उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, एक लोन पेयर की वजह से शेप चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंगुलर या बेंड, एंगुलर या बेंड। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है? ACnCl2, ACnCl2 में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। SO2 उसकी एग्जांपल में आ जाता है। अब आते हैं एक्टिव स्टेट 4, एक्टिव स्टेट 4 हैं और बॉन्ड पेयर, चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है। ठीक है, यहाँ पे नील लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 4 बॉन्ड पेयर है, तो अब मीथेन जैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल। शेप टेट्राहेड्रल होगी। एग्जाम्पल क्या है इसकी? मीथेन, CCl4, CBr4, SiH4, अमोनियम आइन, जो अमोनिया नहीं, अमोनियम आइन भी टेट्राहेड्रल है। इथेन, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो पहले इसको सेव कर लेता हूं, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है। अब आते हैं दोबारा, ये बना लेते हैं ग्राफ। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं लिख देता हूं बॉन्ड पेयर, यहां पे मैं लिख देता हूं लोन पेयर,
यहां पे मैं लिख देता हूं शेप ऑफ मॉलिक्यूल और इधर एग्जाम्पल। अच्छा तो जा रहे मैं 4 से स्टार्ट करूंगा। 1 to 4, चारों बॉन्ड पेयर। अब एग्जाम्पल तो आ चुकी है उसकी, मैं बस यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है, शेप होगी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल इसकी मैं यहाँ पे एक ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं पहले दे चुका हूँ एग्जाम्पल, अब मजीद जरूरत नहीं है इसकी। अब आते हैं, एक तो सेट 4 ही है। अब ये एक एग्जाम्पल मीथेन नहीं है, मीथेन से अलावा मैंने एग्जाम्पल और भी दे दिए हैं, CCl4 भी दे दिया है, और भी एग्जाम्पल दे दिए हैं पहले। अच्छा, इसलिए पेज मैंने चेंज किया इसलिए दोबारा ये इसको लिखा है मैंने, एक्टोसिट 4। अब एक्टोसिट 4 ही है, एक्टोसिट 4 है, और बॉन्ड पेयर 3 है, एक लोन पेयर है। भाई एक्टोसिट 4 ही है, तो जब 4 एक्टोसिट हो तो उसकी शिफ्ट टेट्राहेड्रल होती है, मगर चारों बॉन्ड पेयर हों। इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन करता है, और जिसके जैसे एंगल जो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप होती है थोड़ी बिगड़ जाती है। उस बिगड़ी हुई शेप का नाम क्या देते हैं, हम रखा है, उस बिगड़ी हुई शेप का नाम रखा है ट्राइगोनल पैरामेडल। कभी कभी पैरामेडल भी पढ़ लेते हैं इसको, पैरामेडल। ट्राइगोनल पैरामेडल शेप है इसकी। और एग्जाम्पल क्या है ट्राइगोनल पैरामेडल के, अमोनिया मैंने आपको अभी पढ़ाया था। अमोनिया के अंदर आपको बताया था कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर होता है। अमोनिया के अलावा PH3 है, हाइड्रोनियम आयन भी है। हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कोलिन बॉन्ड बनाता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन में भी 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक लोन पेयर होगा, तो हाइड्रोनियम आयन की शेप भी अमोनिया जैसी हो जाएगी। NF3, NCl3, इन सब की शेप यही होगी। अब आते हैं, एक तो सिर्फ 4 ही हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो एक तो सिर्फ 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल तरीके से होगी, 4 कार्नर होंगे, मगर जो रिपल्शन है वो एक जैसी नहीं है, रिपल्शन एक जैसी नहीं है। अब क्या होगा, रिपल्शन बॉन्ड पेयर लोन पेयर की एक जैसी नहीं होगी, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो उनकी शेप को हम कहेंगे एंगुलर या बेंट, एंगुलर या बेंट। अब कहेंगे सर एंगुलर बेंट पहले भी आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, वो ट्राइगोनल के अंदर भी आता है। एंगुलर बेंट ट्राइगोनल के अंदर भी आता है। देखो ट्राइगोनल जिसकी अरेंजमेंट है उसके अंदर भी एंगुलर बेंट आता है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वाली शेप, कार जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी SnCl2 और SO2। और टेट्राहेड्रल के अंदर भी एंगुलर बेंट आता है, टेट्राहेड्रल के अंदर भी एंगुलर बेंट होता है। ठीक है, फिर आप देख लेना कि एंगुलर बेंट ट्राइगोनल वाला है या टेट्राहेड्रल वाला है। तो इसमें वाटर आ जाता है, H2S आ जाता है, HCl2 आ जाता है, OF2 आ जाता है, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये अमोनिया है। NH2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका शेप वाटर जैसा हो जाएगा, NH2 नेगेटिव का। अब आती है 5 कार्नर, पांचों बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर 0 हो, तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। ट्राइगोनल बाय पैरामीटर
PCl5, PCl5 जो है ट्राइगोनल बायोपेनोल्टल है। तो मैं इसमें एक और एग्जांपल भी सेट करता हूं, PCl3, PCl3 क्या होगा, ट्राइगोनल पैरामेटल होगा, मगर PCl5 क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पैरामेटल होगा। इसके अंदर और केसेस नहीं पढ़ते, इसके और भी केसेस हैं, मगर वो हमारे बुक में भी नहीं है। PCl5 का जिक्र हमारी बुक में आता रहता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। 6 कार्नर जिसके पास होते हैं, 6, और 6 ही लोन पेयर हो, और 6 ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर क्या हो, 0, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल, ACF6, ACF6 में सल्फर और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनते हैं 6, और 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो उसका शेप है ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर और भी केसेस आते हैं, मगर फिर वो हमारे इतने सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में होते तो आप लोगों को पढ़ा लेता, मगर ये आपको याद करने है इनका स्ट्रक्चर वगैरह। इंशाल्लाह कल जो है इनको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये जितने भी मैंने लिखे हैं इन सबको मुझे कल पढ़ाना है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कल पढ़ना है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेशर मॉडल के हिसाब से पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के हिसाब से।